मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ, सेहतमंद और फिट होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज ये भारत की बात है में क्या है खास, आज हम आपको बताएंगे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है, उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर आई आज। पता यह चला बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी जोड़ो यात्रा में जूता जापानी पहने हैं और उनकी जो टी शर्ट है वो इंग्लिशतानी है, ब्रिटिश। बीजेपी का कहना है राहुल की जो टी शर्ट है वो 40,000 रुपए से ज्यादा की है। 40,000 रुपए से ज्यादा की। बीजेपी सवाल इसलिए उठा रही है, राहुल गांधी हर दूसरे दिन महंगाई महंगाई चिल्लाते हैं। राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में महंगाई पर बड़ी रैली भी की। तो जो शख्स सबसे ज्यादा महंगाई महंगाई चिल्ला रहा है वो शख्स 40,000 रुपए की टी शर्ट पहन रहा है, हजारों रुपए के जूते पहन रहा है। तो आखिर ये महंगाई किस बात की और किस नाम की? तो राहुल गांधी की टी शर्ट की हकीकत क्या है और जितने हजार की टी शर्ट है आपको बताऊंगा इतने पैसों में कितने सिलेंडर, कितना आटा, कितना तेल और कितने लोगों की महीनों की कमाई हो सकती है। बहरहाल अगली बड़ी खबर होगी आज की वो ये कि चीन पीछे भाग खड़ा हुआ है। इस बीच सवाल यह है कि चीन को भी झुकाया जा सकता है, लेकिन झुकाने वाला चाहिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो दमखम दिखाया है जो चीन जैसा चालबाज, चीन जैसा धोखेबाज भी मैदान छोड़कर पीछे हट गया? चीन कहां से पीछे हटा है, क्यों भागा है और क्या परिस्थिति बनी जो चीन जैसे देश को पीछे हटना पड़ा, यह आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर होगी कुत्ता डेंजर डॉग पुट बिल का नाम आपने सुना होगा, बिल पुट का। ये जो पुट बिल है, पुट बुल जो है, ये पिट बुल है, ये डेंजर डॉग, इसने एक बच्चे को काटा और इस बच्चे को 200 टाके लगे गाल पर। 200 टाके। सोचिए किस तरह से बच्चे को काटा होगा, किन परिस्थितियों में बच्चे को काटा कि उसके चेहरे पर 200 टाके लगवाने पड़े। यह कुत्ता कितना ज्यादा खतरनाक है। और इन सब से अलग, कुत्ता अगर जानवर है तो कुत्ते का जो मालिक है या इन जानवरों को पालने वाले जो मालिक हैं, यह पहली जिम्मेदारी इनकी है कि अपने जानवर को ठीक से रखें। और अगर ये ठीक से नहीं रख सकते हैं तो फिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई हुई उज्जैन में। कुत्ते के मालिक को 2 साल की सजा सुनाई कोर्ट ने। और ऐसे लापरवाह मालिकों पर कानून क्या कहता है, इन्हें कितनी सजा हो सकती है, यह आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर होगी, एक थी महारानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, इस दुनिया में नहीं रही। 10 दिन का शोक घोषित किया गया है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताऊंगा क्वीन एलिजाबेथ के बारे में वो बातें जो आज तक आपको नहीं पता। वो हिंदुस्तान आई थी तो जलियांवाला बाग गई थी जहां जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। उनका क्या ताल्लुक है हिंदुस्तान से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो मिली तो पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, यह आपको बताऊंगा। और आखिरी बड़ी खबर होगी कि भारत का भाई और पाक की कुटाई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फैंस में कितनी लड़ाई हुई थी, कल यह तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान से हार गया था और पाकिस्तान के फैंस नाराज थे इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान ने नाको चने चबवा दिए। लेकिन हराया भारत ने भी अफगानिस्तान को, लेकिन उसके बाद भी वहां फैंस और खिलाड़ी एक दूसरे के गले मिल रहे थे। यह परिस्थिति क्यों? और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी का जो जूता वो जापानी और टी शर्ट इंग्लिशतानी। तस्वीर दिखाइए। राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर है, लेकिन राहुल गांधी जो कपड़े पहने, ये कपड़े हजारों के हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया राहुल गांधी सबसे ज्यादा महंगाई पर शोर करते हैं। जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले। अगली तस्वीर दिखाई जरा। बीजेपी ने ट्वीट किया, ये जो राहुल टी शर्ट पहने, ये जो आप देख रहे हैं सफेद टी शर्ट, इस टी शर्ट की कीमत बीजेपी ने ट्वीट की है 41,000। फुल स्क्रीन ले लीजिए जरा इसको। बीजेपी का कहना है ये राहुल की टी शर्ट 41,257 रुपए की है। ये आप देख रहे हैं, ये सेम राहुल की टी शर्ट है और टी शर्ट का रेट देखिए जरा, 41,257 रुपए की टी शर्ट है। सोचिए जरा भला कैसी टी शर्ट है ये।
41,000 की टी शर्ट, और वो शख्स पहने जो रोज कहता है महंगाई बहुत है देश में, सिलेंडर खरीदा नहीं जा रहा, आटा लेना मुश्किल है, सरसों का तेल मिल नहीं रहा। वो शख्स 41,000 की टी शर्ट पहने हैं। बीजेपी सीधा सवाल कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगली तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। मुद्दे हैं बेरोजगारी और प्राइस राइज। ये जो आप टी शर्ट देख रहे हैं, ये टी शर्ट राहुल गांधी ने पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये वही 41,000 रुपए की टी शर्ट है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो राहुल गांधी ने जूते पहन रखे हैं नीले रंग के, ये भी 15 से 20,000 रुपए के जूते हैं। तो सोचिए, ऐसा गरीब हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए जो 40,000 की टी शर्ट पहन सके और ये 15 से 20,000 के जूते। बीजेपी सवाल कर रही है। रिपोर्ट देखिए जरा। एक तरफ आपको बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। हिंदुस्तान में महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है। फटे हुए कपड़े मैं कभी पहनता नहीं हूं। ये भी मैं देख रहा था, यहां पे मेरा कुर्ता फटा हुआ है। ये देखो, मैं आपको एक और बाहरी महंगाई। ऐसी महंगाई में भी राहुल गांधी 40,000 रुपए की टी शर्ट पहन रहे हैं। ऐसी महंगाई कि राहुल गांधी 15,000 के जूते पहन रहे हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब राहुल गांधी ने महंगाई पर दिल्ली में रैली की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महंगाई से, बेरोजगारी से, नफरत से देश मजबूत होता है क्या? हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। पूरा दिन महंगाई महंगाई चिल्लाने वाले राहुल गांधी का महंगाई पर पाखंड आज देश के सामने आ गया। राहुल की ये सफेद टी शर्ट बेशक साधारण सी दिख रही हो, लेकिन बीजेपी का आरोप है ये बड़े ब्रांड की 40,000 रुपए की टी शर्ट है। 40,000 की टी शर्ट पहनकर आम आदमी के नाम पर राहुल का महंगाई विलाप अब बेनकाब हो गया है। अब आइए, अब आपको दिखाता हूं। एक गाना आया था, मेरा जूता है जापानी। उसी तरह राहुल गांधी का जूता जापानी और टी शर्ट इंग्लिशतानी है। देखिए जरा कितनी कीमत है, कितने का है जूता, कितने की है टी शर्ट, कौन सा ब्रांड है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर ये कौन सी महंगाई की बात कर रहे हैं। ये देखिए आगे आपके सामने, ये टी शर्ट है राहुल गांधी की। बीजेपी ने टी शर्ट पहने राहुल की ये तस्वीर साझा की है दरअसल सोशल मीडिया पर। बीजेपी ने इस टी शर्ट की कीमत बताई है 41,257 रुपए। सोचिए जरा, ये ब्रिटिश लग्जरी फैशन ब्रांड की टी शर्ट है और फैशन ब्रांड बर्बेरी की पोलो टी शर्ट राहुल गांधी ने पहन रखी है। राहुल पर तंज कसते हुए बीजेपी ने लिखा, भारत देखो। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। बीजेपी कह रही है भारत देखो कितने की टी शर्ट है। बीजेपी के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, वो ट्वीट, अरे घबराए गए क्या। कांग्रेस कह रही है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए ये बातें कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर बीजेपी घबरा गई है, यह कहना है कांग्रेस का। मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो। तो ये तो टी शर्ट की बात हो गई, लेकिन जूता देखिए जरा। राहुल गांधी ये नीला जूता पहने हुए, टी शर्ट से पहले राहुल के जूते पर भी सवाल उठ चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन राहुल के जूतों पर चर्चा हुई। राहुल ने एसेक्स स्नीकर ब्रांड के जूते पहने हुए हैं। ये जो ब्रांड है जापान की कंपनी है एसेक्स स्नीकर, और 2019 में टाइगर श्रॉफ इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। जूते की कीमत को लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। बताया जा रहा है कि 14 से 15,000 रुपए इस जूते की कीमत है। एसेक्स कंपनी एथलीट शूज बनाया करती है। राहुल गांधी कई किलोमीटर चलने वाले, इसलिए ऐसे जूते खरीदे। इसके साथ बजट फ्रेंडली जूते भी बनाती है ये कंपनी। लेकिन 15-20 हजार के जूते बजट फ्रेंडली तो हो नहीं सकते। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। और उन्हीं के पुराने साथी रहे हेमंता बिस्वा शर्मा,
अब बीजेपी में है मुख्यमंत्री असम के, वो उन पर पलटवार कर रहे हैं। दोनों को सुनिए। बीजेपी का ओपिनियन है, आरएसएस का ओपिनियन है, वो ठीक है। हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। पदयात्रा का लक्ष्य जनता से जुड़ने का है और जो नुकसान आरएसएस बीजेपी ने देश का किया है, जो नफरत फैलाई है, उसको काउंटर करने का है। अब यात्रा से कांग्रेस पार्टी का फायदा हुआ तो वो अच्छा है। मेरा ये पूरा भारत जोड़ो यात्रा को मजाक लगता है। आपका नाना ने भारत को दिखंडित कर दिया, ठीक है, तो आप अभी किसके लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? दाक्षिणात्य तो भारत का साध है, लेकिन आपका नाना ने जो काम किया, क्या उसका माफी मांगने के लिए ये आप काम कर रहे हैं? आपको अगर देश को जोड़ना ही है तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि में जाके प्रार्थना कीजिए, और देश को जोड़ो बोल के। मेरा तो वो काम नहीं है, लेकिन आपको अगर देश को जोड़ना है तो पहले देश को तोड़ा कौन, उनका बारे में आप बोलिए। आप जिन्ना का खिलाफ बोलिए, आप तो एक शब्द जिन्ना का खिलाफ नहीं बोलते हो। आप नेहरू का खिलाफ बोलिए, वो तो आप नहीं बोलते हो। तो ये मजाक है ना भारत जोड़ो यात्रा। नाना देश को तोड़ेगा और पोते बोलेगा देश को जोड़ो। आइए, अब सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के कपड़ों को लेकर बात हो रही है। राहुल गांधी ने जो टी शर्ट पहनी है, देखिए जरा लोग क्या लिख रहे हैं इस पर। लोग मजे ले रहे हैं। लोग लिख रहे हैं, जनता के सामने तो सच्चा बनते हैं राहुल गांधी के लिए और महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। ममता लिख रही है, तो फिर ये फटा हुआ कुर्ता किसका है? वो जो मैंने रिपोर्ट में आपको दिखाया, राहुल दिखा रहे हैं मैं तो फटा कुर्ता पहनता हूं। संजीव लिख रहे हैं, वो अपनी पसंद का कुर्ता भी नहीं पहन सकते क्या? विकास लिख रहे हैं, कहां से आए इतने पैसे कि 40,000 की टी शर्ट खरीद ली। जेवियर लिख रहे हैं, 41,000 की टी शर्ट पहनते हैं राहुल, इसमें राजस्थान का एक गरीब 3 से 4 महीने तक खर्च चला सकता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, राहुल गांधी महंगाई पर सबसे ज्यादा शोर करते हैं, लेकिन देखिए राहुल गांधी जितने की टी शर्ट पहने, इतने की टी शर्ट में क्या क्या किया जा सकता है राहुल गांधी को पता भी है या नहीं? ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये राहुल की टी शर्ट 41,257 रुपए की टी शर्ट, 41,257। अब 41,000 में क्या क्या आएगा सबसे पहले देखिए। राहुल कहते हैं सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। जो आदमी 41,000 की टी शर्ट पहने उसके लिए क्या सिलेंडर महंगा सस्ता? 41,000 रुपए में 40, जी हां, लगभग 40 सिलेंडर आ सकते हैं। सोचिए जरा, 40 सिलेंडर इनकी एक टी शर्ट में। 4 लोगों के परिवार में 3 साल तक चलेंगे ये 40 सिलेंडर। अगला देखिए जरा, इस 41,257 की टी शर्ट में 10 क्विंटल आटा आ सकता है। अब राहुल को महंगाई का इल्म होना चाहिए, और ये जो 10 क्विंटल आटा है 4 लोगों के परिवार में 3 साल तक खाया जा सकता है, 3 साल तक। इस 41,000 की टी शर्ट में देखिए तेल ही तेल आ गया। सरसों का तेल 227 लीटर राहुल गांधी सरसों का तेल खरीदकर गरीबों में बांट सकते थे। 4 लोगों के परिवार में 9 साल तक चलेगा ये 227 लीटर सरसों का तेल। राहुल को आम आदमी का सोचना चाहिए। और ये देखिए जरा, अब राहुल को बड़ी बात बताते हैं। 41,000 की अगर ये टी शर्ट है तो भारत की औसत सालाना कमाई, यानी एक शख्स पूरे साल जो कमाएगा, औसत कमाई है 91,481। महीना देखिए, हर महीने औसत कमाई एक शख्स की 7,623 रुपए है। यानी राहुल गांधी की जितने की टी शर्ट है 41,257 की, इस टी शर्ट की कीमत पर एक आम भारतीय जो उसकी 1 महीने की तनख्वाह है, 5 महीने तक उसे तनख्वाह दी जा सकती है। राहुल की इस टी शर्ट की कीमत इतनी है। इसीलिए अब सवाल बुनियादी है, राहुल गांधी को अब सोचना समझना पड़ेगा। अगर आम आदमी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो आम आदमी की तरह साधारण तरीके से दिखना भी पड़ेगा, और सिर्फ दिखना नहीं पड़ेगा, हकीकत में ऐसा होना पड़ेगा। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और बीजेपी सवाल कर रही है। जिसका भविष्य का कोई विजन नहीं है, उसे पीछे से चीजें निकालनी पड़ती है। अब ठीक है, सेंटिमेंट है, नाम बदलना है, बदल सकते हो। आगे जो करना है, आगे जो विजन है, उसमें टोटल बैंक्रप्सी है। तो ध्यान हटाने के लिए
कहीं ये नाम बदल दिया, कहीं वो नाम बदल दिया, बट बेसिक इशू इज दैट देयर इज ए बैंक्रप्सी अबाउट व्हाट हैज टू बी डन विद द नेशन। जब देश जश्न मना रहा है तो कांग्रेस पार्टी जो कर्तव्य पथ से तो बहुत दूर है अपने, हां, गुलामी पथ और परिवार पथ पर आज भी अडिग है, वो आज भी मातम मना रही है। जिन्होंने जाकर उन लोगों की पैरवी की जो भारत के टुकड़े टुकड़े करवाना चाहते थे, आज वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिपोक्रेसी छोड़ो। और राहुल गांधी जी, अगर हिपोक्रेसी छोड़ो नहीं हो पाता, कम से कम दुष्प्रचार छोड़ो, कम से कम भारत को बदनाम करने की ये आपकी मुहिम छोड़ो। तो आइए अब आपको दिखाते हैं, आपने देख लिया, लेकिन राहुल गांधी की ये जो जोड़ो यात्रा, ये कितनी लग्जरी है। 40,000 की टी शर्ट, 15 से 20,000 के जूते और आलीशान कंटेनर। रहेंगे कहां राहुल गांधी, ये भी देखिए जरा। आलीशान कंटेनर, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे कंटेनर्स बनाए गए हैं जिसमें राहुल गांधी एंड टीम रहेगी। इसमें भी कई करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा बेशक इन कंटेनर्स को बनाने में। राहुल गांधी के साथ साथ चलते हैं ये कंटेनर, इसी में रहेंगे कंटेनर में। अगली तस्वीर जरा इसके अंदर लिए चलता हूं कंटेनर के, अगली तस्वीर प्ले कीजिए। ये है कंटेनर्स जिसमें बाकी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को रखा जाएगा। ये अंदर से, ये देखिए अंदर से एकदम 5 स्टार होटल की तरह लग रहा है कंटेनर। अंदर आपको बेड दिखाई दे रहा है, पर्दे भी लगे हैं, ऊपर एयर कंडीशन भी लगा हुआ है। ये अंदर से है पूरा कंटेनर, आप देख रहे हैं किस तरह से डेकोरेट किया गया है। ये कंटेनर खास राहुल गांधी के लिए, अंदर सोफा भी लगा हुआ है। अगली तस्वीर देखिए, अंदर वॉशरूम देखिए, ये एक मीटिंग रूम भी है कंटेनर के अंदर, यहां मीटिंग भी होगी बाकायदा। इस कंटेनर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये है कंटेनर राहुल गांधी का जिसमें रुकेंगे, एसी भी लगा हुआ है। और ये आप देख रहे हैं वॉशरूम है, ये बेड है, ये विंडो है कंटेनर की, ये है कंटेनर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये है कंटेनर की तस्वीरें। अब कंटेनर की खासियत आपको बताता हूं, बाकायदा इसे डिजाइन कराया गया है, साक्षात वो कंटेनर जिसके दर्शन मैं कराने जा रहा हूं आपको स्टूडियो के अंदर। ये देखिए जरा, दिखाइए कंटेनर, ये आ गया देखिए, ये कंटेनर जिसमें राहुल गांधी रहेंगे। अंदर की जरा तस्वीर देख लीजिए कैसा बना हुआ है। राहुल समेत कांग्रेस के नेता रात को इसमें ठहरते हैं बाकायदा। कांग्रेस की यात्रा में 60 कंटेनर ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं, 60 कंटेनर्स। इन कंटेनर में 230 लोग रहेंगे और रह रहे हैं। इसमें हर तरह की सुविधा मौजूद है इस कंटेनर के अंदर। बेड, वॉशरूम के साथ टॉयलेट्स भी अटैच्ड हैं कंटेनर्स में। कंटेनर में एसी भी लगा हुआ है बाकायदा। कंटेनरों में एक कॉन्फ्रेंस रूम भी है जो शुरू में मैंने आपको दिखाया कैसा है कॉन्फ्रेंस रूम। यात्रा के दौरान यहीं मीटिंग भी करेंगे राहुल गांधी। और कंटेनर में ही डाइनिंग रूम भी है, खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम बनाया गया है। सभी के लिए साथ में डिनर की व्यवस्था है और सभी को अलग अलग कंटेनर अलॉट किए गए हैं। राहुल के पास जो कंटेनर है उसमें बिस्तर भी है, कंटेनर के अंदर सोफा भी लगा हुआ है, 2 बेड हैं, 4 बेड हैं, 6 बेड हैं और 12 बिस्तर वाला भी कंटेनर है, यानी आपके पद के हिसाब से कंटेनर है। मुंबई की एक कंपनी ने इस कंटेनर को बनाया है और हर दिन इन्हें नई जगह पार्क किया जाता है। राहुल गांधी जहां होंगे वहां ये कंटेनर लगाए जाएंगे। आइए अब आपको दिखाता हूं राहुल गांधी का जो ये लग्जरी जोड़ो यात्रा चल रहा है, राहुल गांधी कहां से जाएंगे और वहां कांग्रेस की हालत क्या है जरा देखिए। तमिलनाडु से निकले राहुल गांधी, 38 में से 8 सीटें हैं कांग्रेस के पास तमिलनाडु में। केरल में 20 में से 15 सीटें हैं राहुल गांधी के पास। कर्नाटक में 28 में सिर्फ 1 सीट है, कर्नाटक जाएंगे। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश जाएंगे, 25 में 0 राहुल के पास है। तेलंगाना में 17 में 3 सीटें राहुल गांधी के पास हैं। तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र में भी हाईएस्ट मार्क्स, 48 में 1 सीट है राहुल गांधी के पास। मध्य प्रदेश में 29 में 1 सीट है। हालत देखिए क्या है। राजस्थान में 25 में 0 है और राजस्थान के बाद हरियाणा जाएंगे, वहां भी 10 में 0। उत्तर प्रदेश में 80 में 1, अपनी भी हार गए थे, सोनिया गांधी की बची है सिर्फ रायबरेली वाली। दिल्ली में 7 में 0 और दिल्ली के बाद पंजाब जाएंगे जहां 13 में से सीटें हैं उनके पास सिर्फ 8। उसके बाद हिमाचल जहां 4 में से 0 है सिर्फ उनके पास, और हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर जहां
कश्मीर में ये आप देख रहे हैं कि ये हालत है राहुल गांधी की, जहां जहां से गुजरेंगे वहां से हालत क्या है। अब आपको दिखाता हूं दिलचस्प तस्वीर एक। राहुल गांधी सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश भी जाएंगे जहां राहुल गांधी को योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती इन सब से टक्कर लेनी है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, जहां लोकसभा की 80 सीटें, कांग्रेस की एक सीट है 80 में से, वहां राहुल गांधी सबसे कम वक्त देने वाले। यानी राहुल को पता है कि यूपी में कुछ होने वाला है नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सबसे कमजोर है। आपको बताऊं, यूपी में सिर्फ राहुल गांधी 70 किलोमीटर चलेंगे उत्तर प्रदेश में। सोचिए, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश और राहुल सफर करेंगे 70 किलोमीटर का। 2 दिन में पूरी हो जाएगी ये 70 किलोमीटर की यात्रा। दिल्ली से सटे बुलंदशहर पहुंचेगा राहुल गांधी का काफिला। दिसंबर के पहले हफ्ते में उनके आने की संभावना है। 2022 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें, विधानसभा में 2 सीटें मिली। 403 विधानसभा में सिर्फ 2 ही जीत पाए थे। यह हाल हो गया है कांग्रेस का। 2019 लोकसभा में सिर्फ सोनिया गांधी जीत सकी थी, राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। 80 लोकसभा सीटों में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के पास है। और जहां सबसे ज्यादा हालत खराब है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस का संगठन भी मजबूत नहीं है, वहां राहुल गांधी सबसे कम वक्त दे रहे हैं। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं राहुल गांधी की इस जोड़ो यात्रा पर। जेपी नड्डा को सुनिए। आजकल भारत जोड़ो कार्यक्रम में जा रहे हैं। अरे पहले पार्टी तो जोड़ लो। तुम चले हो भारत जोड़ने, पार्टी तुम्हारी टूट रही है। 50 साल जिन्होंने पार्टी में काम किया वो तुमको छोड़ के जा रहे हैं। गुडबाय क्यों कह रहे हैं? कभी सोचा तुमने? कभी समझा इस बात को? भारतीय जनता पार्टी आज, हमारी लड़ाई आज वंशवाद के खिलाफ है, और वंशवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, वैचारिक पृष्ठभूमि पर लड़ेगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि मैं यात्रा में शामिल हूं या नहीं हूं? मैंने बैठ के कोऑर्डिनेशन कर रहा हूं कि केरल के लोग, सब पूरे देश भर केरल के लोग केरल में हैं, तो हर जगह क्या हो रहा है, केरल के बाद महाराष्ट्र में क्या होगा, इस सब की बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन होती है। ये कोऑर्डिनेशन में मैं लगा हुआ हूँ। राहुल गांधी जी पैदल पहले चल लेते तो शायद कुछ भला हो जाता पार्टी का उनकी। आज की जो भाजपा है ना, ये नई टेक्नोलॉजी और पुरानी आइडियोलॉजी को मिला के चल रही है। इसलिए पुराना अच्छा और नए अच्छे का जो मेल किया है भाजपा ने, वो इतनी खूबी से किया है और ऐसा अभेद दुर्ग बना लिया है कि अब इसको 15-25 साल के लिए भेद पाना मुश्किल है। मोदी जी को सैकड़ा छूने की नौबत नहीं आएगी भाजपा को। ये तो बंटवारे का था, लेकिन जब सब एक हो रहे हैं तो अब ये मोदी सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू होगी। अब देखिए, प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 100 सीट नहीं छू पाएंगे। इसे आप कांग्रेस का आत्मविश्वास कहेंगे या अति आत्मविश्वास? बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आज की है, और वो खबर यह है कि झुकता है चीन, लेकिन झुकाने वाला चाहिए। चीन जो भारत की सीमा के नजदीक पहुंच गया था, लंबे वक्त से वहां टिका था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस चीन को पीछे ढकेल दिया है। देश की सेना ने चीन को पीछे ढकेलने पर मजबूर कर दिया है। इसके लिए जरूरत है एक सख्त नेतृत्व क्षमता वाले शख्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को बता दिया है कि अब ये पहले वाला भारत नहीं है, खुद हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे तो आपको ही हटना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। दो दिग्गजों में जब मुकाबला होता है तो जीत उसी की होती है जिसे अपने आप पर भरोसा होता है। जिस पर देशवासियों का इकबाल होता है और जिसे अपने जाबाजों की ताकत का एहसास होता है। चीन को भी भारत की ताकत का बखूबी एहसास है। चीन लद्दाख में एलएसी पर गलवान में भारत की पिटाई को अभी भूला नहीं, जब भारतीय जाबाजों ने उसके आर्मी कमांडर समेत 40 से ज्यादा सैनिकों को एक झटके में निपटा दिया था। और तब से चीन हरकत भले करे, लेकिन भारत से दो हाथ की हिमाकत नहीं कर सकता।
आइए अब मैं आपको बताता हूं कि चीन दरअसल कहां से पीछे हटा है, कहां तक अब तक मौजूद था। मैप के जरिए देखिए जरा चीन को कैसे पीछे भागने पर मजबूर कर दिया, वो आपको मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं लद्दाख में है गोगरा हॉट स्प्रिंग, और गोगरा हॉट स्प्रिंग को कहते हैं PP-15 से चीन के टैंक, चीन की सेना पीछे हटी है। यह भारत की आज की ताकत है, जहां चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। आइए आपको दिखा रहा हूं कुछ इस तरह से चीनी आर्मी, फुल स्क्रीन लीजिए, इस तरह से चीनी आर्मी पीछे हटी है PP-15 से। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जहां से चीन को पीछे ढकेल दिया है। यह हालात पैदा हुए, चीन को लग रहा था शायद भारत दब जाएगा, लेकिन भारत दबने वाला देश नहीं है। आइए तो उल्टे पांव कैसे भागा है ड्रैगन, आगे देख रहे हैं। कुछ सीमा पर यह वाली स्थिति थी, एक तरफ चीनी आर्मी थी, दूसरी तरफ भारतीय आर्मी खड़ी थी। पूर्वी लद्दाख में LAC पर टेंशन हाई थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर टेंशन हाई थी। भारत चीन की जो सेनाएं थी वो आमने सामने थी। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर दोनों एक दूसरे के सामने मौजूद थे। दोनों तरफ से करीब इस वक्त जो स्थिति थी 50-50 सैनिक जमा हुए थे, इससे पहले कहीं ज्यादा सैनिक थे। ये धीरे धीरे सैनिक कम हुए। 28 महीने से आमने सामने जमी थी दोनों मुल्कों की सेनाएं, पीछे हटने को कोई तैयार नहीं था, लेकिन भारत भी एक कदम पीछे नहीं कर रहा था। 16वें कॉर्प कमांडर की बैठक में हटने पर सहमति बनी कि पीछे हटिए। यह बैठक भारत के लद्दाख में चुशूल मोल्डो में हुई थी दरअसल, और जिसके बाद चीन की सेना वापस लौटने लगी है। इस बातचीत के बाद 12 सितंबर तक चीन पूरी तरह से वापस लौट जाएगा PP-15 से। भारतीय जवान भी परमानेंट पोस्ट पर लौट गए हैं, और अब PP-15 जो है ये नो पेट्रोलिंग बफर जोन भी होगा। यहां किसी मुल्क की पेट्रोलिंग नहीं होगी, मतलब भारत चीन की सेनाएं वहां नहीं जा सकेंगी। बड़ी बात यह, पेट्रोलिंग 15 को PP-15 भी कहते हैं, और जो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 साल पहले यहां चीन के 1000 सैनिक तैनात थे दरअसल, और सोचिए जहां 1000 सैनिक चीन के तैनात रहे हो, वहां अब सारे सैनिक जा चुके हैं। भारत और चीन की सरकारों ने क्या कुछ कहा है इस वजह से, इसके पीछे की जब दोनों मुल्कों की सेनाएं लौट गई हैं, क्या कहना है भारत का, देखिए। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने कहा भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में LAC के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी और अन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और सैनिकों की वापसी पर सहमत हो गए हैं। दोनों मुल्कों के सैनिकों ने समन्वित और नियोजित तरीके से वापसी करनी शुरू कर दी है। वापसी की प्रक्रिया 12 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। चीन ने भी ट्वीट किया है। चीन का जो ट्वीट है देखिए जरा, चीन के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, चीन भारत कोर कमांडर की बैठक के 16वें दौर में हुई और सहमति के मुताबिक जियानान डाबन के क्षेत्र में चीनी और भारतीय सैनिकों ने 8 सितंबर को समन्वित और नियोजित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जो सीमा पर शांति के लिए अनुकूल भी है। सोचिए जरा, चीन झुका क्यों? वो चीन जो चालबाज है, जो ताइवान के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं, ताइवान की सीमा के अंदर उनके आसमान में अपने लड़ाकू विमान भेज देता है, जो अमेरिका से दो हाथ करने को तैयार है, वो चीन आखिर पीछे हटा क्यों? बड़ा सवाल ये। दरअसल चीन शांति की बात यूं ही नहीं कर रहा है। चीन को इस बात का बखूबी एहसास है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। आज का भारत मोदी का भारत है, जो देशहित से समझौता नहीं करता, पहली बात, जो किसी धमकी के आगे झुकता नहीं है, और किसी ने भारत पर अगर आंख उठाई तो उसे उसी की भाषा में जवाब भी देना जानता है। चीन को इस बात का एहसास यूं ही नहीं हुआ। लद्दाख में LAC पर वो अपनी हैसियत देख चुका है। अरुणाचल प्रदेश में LAC पर अपनी ऐसी की तैसी पहले ही करा चुका है। अब चीन भले ही अपनी आदत से मजबूर हो, भले ही वो हेकड़ी दिखाने की कोशिश करता हो, लेकिन उसे अपनी सच्चाई का बखूबी अंदाजा है। इसलिए आदत से मजबूर होने के बावजूद वो भारत के खिलाफ कुछ भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता जिससे उसे लेने के देने पड़ जाए। अगर आपको याद हो तो भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में विवाद की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई थी। जब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी, तब चीन ने कई जगह कैंप बना लिए थे। LAC के पास कई जगह बंकर भी बना लिए गए थे और हजारों सैनिकों को LAC पर भेज दिया था।
उसने टैंक भी तैनात कर दिए थे और हवाई तैयारी पुख्ता करने में जुट गया था। चीन की इस हिमाकत का भारत ने उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला किया और भारत ने भी एलएसी पर अपनी सेना की तादाद बढ़ा दी। भारत ने भी तोप और टैंक तैनात कर दिए। भारत ने हवाई सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त कर लिए थे। एक वक्त ऐसा आ गया जब पूर्वी लद्दाख में एलएसी और भारत और चीन के करीब करीब 50 हजार सैनिक तैनात हो गए थे, लेकिन तब कई और दौर की बातचीत के बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं हो पाई थी और यह सब संभव हो पाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की वजह से, क्योंकि देश की सुरक्षा को लेकर मोदी की नीतियों ने चीन को भी सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि चीन के संदर्भ में भारत ने दो टूक तय किया है कि वो सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीन को मजबूर करेंगे, सीमा विवाद पर पिछली संधियों से समझौता नहीं करेंगे और विवाद बढ़ने पर आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे और जरूरी हुआ तो हालात से निपटने के लिए सैन्य रूप से भी तैयार होंगे। दरअसल चीन सैन्य ताकत से पड़ोसी देशों पर अपनी हेकड़ी निकालता रहा है और दुनिया में संभवतः चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसका तकरीबन सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का सीमा विवाद 23 देशों से और गाहे बगाहे वो सीमा पर ऐसी हरकत करता रहता है। बहरहाल आइए अब आपको दिखाता हूं भारत ने दरअसल क्या तैयारी की थी, किस किस हथियार को तैनात कर दिया था एलएसी पे। भारत भी पीछे हटने वाला नहीं था, इसलिए भारत ने वो सारे हथियार चीन के सामने खड़े कर दिए थे कि चीन आंख उठाने की हिमाकत ना कर सके। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है रफाल। भारत ने लद्दाख में चीन के सामने रफाल तैनात कर दिया। दरअसल उसके बाद हुआ क्या, एलएसी पर तैनात किए गए रफाल लड़ाकू विमान और रफाल से चीन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। भारत ने फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान खरीदे। न सिर्फ ये रफाल बल्कि ये तोपें एलएसी पर होवित्जर खड़ी कर दी गई, एलएसी पर होवित्जर तोप तैनात कर दी गई। भारत ने M777 अल्ट्रा लाइट तोपें तैनात की हैं और ये तोपें हल्की होती हैं और ले जाने में आसानी होती है इन्हें, इसलिए इन्हें लगाया गया। भारत ने इसे अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया था। इसके अलावा ये है S-400। एलएसी पर भारत ने अब S-400 तैनात करने की तैयारी कर ली है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और इसकी खासियत यह है कि रूस से इसे आयात किया गया है। अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। एलएसी पर यह हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए गए। अग्रिम चौकियों पर बाकायदा हेलीपैड्स बना दिए गए, किसी भी वक्त इन हेलीपैड्स पर किसी भी स्थिति में उतरा जा सके, जो इससे विमानों के उड़ान में आसानी हो, खासतौर पर हेलीकॉप्टर्स के। एलएसी पर स्पेशल ट्रेनिंग, एलएसी पर सैनिकों की तैनाती की गई और थल सेना के इन जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग मिली हुई थी दरअसल, और आईटीबीपी के जवानों को मंदारिन सिखाया गया। ये खास तरह की ट्रेनिंग थी ताकि चीनी सैनिकों की हरकत को समझा जा सके। ये सारी तैनाती थी और तैयारी थी भारत की और यही वजह है कि दरअसल चीन को पीछे हटना पड़ा। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे सीधे। बख्शी साहब, एक बात बताइए, तस्वीरें हम देख रहे हैं, चीन पीछे भाग खड़ा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने और भारतीय सेना ने क्या संदेश दिया इसके साथ? देखिए सोहेल, भारत ने मैसेज दिया है ना सिर्फ कि अब हम कमजोर नहीं, हमसे मत उलझो, सौदा बहुत महंगा पड़ जाएगा। चाहे ये चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दोनों मिलके हो, चाहे अफगानिस्तान बीच में कूदे, चाहे तुर्की बीच में कूदे, हमने साफ मैसेज दे दिया है दुनिया को, डोंट मेस विद अस, हमसे पंगा मत लो, सौदा महंगा पड़ जाएगा। ये 1962 का भारत नहीं, लाखों लीटर पानी ब्रह्मपुत्र नदी में बह चुका है और भारत की सशक्त सेनाओं की क्षमता आज जो है जमीन आसमान का फर्क है। सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी, फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स, फिफ्थ लार्जेस्ट नेवी, और उसके अलावा हम अपने जो है एक एटमी ताकत है, एक मिसाइल पावर है, हम सैटेलाइट्स को शूट डाउन कर सकते हैं, अनकमिंग मिसाइल्स को शूट डाउन कर सकते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हम बना चुके हैं, टैंक हम बनाते हैं, 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। बड़ी बात ये, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, बड़ी चीज ये है बख्शी साहब जो कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं ये जो भारत है ये पहले वाला भारत नहीं है। भारत में इतनी तब्दीली आई है कि चीन भी लड़ाई करने से पहले, आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचता है। आखिर ये हुआ कैसे?
क्यों हुआ, इसके पीछे बड़ी वजह है, वो ये देखिए जरा। बड़ी वजह यह है क्योंकि मोदी दो टूक फैसला लेते हैं। सबसे बड़ी वजह ये, देश हित से वो कोई समझौता नहीं करते हैं और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं बिना डरे। पाक के बालाकोट में भी एयर स्ट्राइक कर चुके हैं। इसके अलावा गलवान डोकलाम में चीन को मजा भी चखा चुके हैं। रूस यूक्रेन विवाद में दुनिया के सामने झुके नहीं, उस दौरान भी जब अमेरिका से कितना प्रेशर था। अमेरिकी विरोध के बावजूद रूस के खिलाफ नहीं गए और तटस्थ रहे और रूस से तेल आयात करने के फैसले पर भी अडिग रहे, जिसकी पाकिस्तान में इमरान खान खुद तारीफ कर रहे हैं। म्यांमार में उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन कर चुके हैं और भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना चुके हैं कि दुनिया के किसी भी नेता के से बराबर से मिलते हैं, बराबरी से, और इसलिए दुनिया में मोदी से ज्यादा लोकप्रिय कोई नेता है नहीं। यही सारी वजह है जो चीन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अभी दो जगह पर बताया जाता है चीन मौजूद है। देखिए जरा, दो वो जगह कौन सी हैं, ये आप देख रहे हैं, दिप्सांग और दूसरी है डेमचौक। इन दोनों जगहों पर अभी तनाव की स्थिति है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात जल्दी होने वाली है। फुल स्क्रीन जरा लीजिए। अब जो दिप्सांग और डेमचौक पर है, ये इस पर बातचीत क्या इनकी अगली मुलाकात में होगी, क्योंकि अगली मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताता हूं कि ये दूसरी जो मुलाकात है ये होनी कहां है, ये आपको बताता हूं। ये दूसरी मुलाकात जल्दी होने वाली है। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। देखिए जरा कहां मिल सकते हैं दोनों नेता। उज्बेकिस्तान में दरअसल शिखर सम्मेलन होना है। उज्बेकिस्तान में 15 से 16 सितंबर को यह शिखर सम्मेलन होगा। उज्बेकिस्तान के समरकंद में तैयारी पूरी कर ली गई है लगभग, और प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग शामिल होंगे। एससीओ की बैठक है, इस दौरान दोनों के बीच मुलाकात हो सकती है। प्रधानमंत्री एससीओ की शंघाई कोऑपरेशन इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं, वहीं जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है। गलवान हिंसा के बाद पहली बार दोनों नेताओं की यह मुलाकात होगी और दोनों देशों में तनाव कम करने पर भी बात हो सकती है। दोनों नेता देप्सांग और डेमचौक पर भी बात कर सकते हैं। जब इस लेवल की बातचीत होगी तो दो और जगहों से तनाव कम हो सकता है। दोनों जगह पर भारत चीन की सेनाएं आमने सामने अभी भी हैं। कोप कमांडर्स के बीच बैठक में बात नहीं बनी तो संभव है चीन ने PP-15 से सेना हटाकर माहौल बनाया है, और इससे पहले शंघाई विदेश मंत्रियों की भी बैठक हो चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में खुद शामिल हुए थे और तब चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी वहां पहुंचे थे। तो अब प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग मिलेंगे तो हो सकता है कि कोई समाधान निकल आए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते, आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर डराने वाली, दहशत में डालने वाली। आप देख रहे हैं ये है पिटबुल। इससे आजकल सबको बहुत डर लग रहा है। ये कातिल कुत्तों से अपने मासूम को बचाएं, ये वक्त आ गया है। ये जो आप देख रहे हैं मासूम, इसके 200 टाके लगे, 200 टाके चेहरे पर लगे। ये इस मासूम की तस्वीर है। पिटबुल ने चेहरे पर काटा है तब ये 200 टाके लगे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये है वो कुत्ता, इसे कहते हैं पिटबुल। ये इतना खतरनाक है कि देखिए एक मासूम को काटा है, किसी के चेहरे पर एक निशान लग जाता है वो पूरे दिन परेशान रहता है। बच्चे को काटा है, उसके मुंह पर 200 टाके लगे हैं। सोचिए उस बच्चे के बारे में। ऐसे कुत्ते पालने वालों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जिनका एक कुत्ता है, अगर आपसे संभल नहीं रहा है तो आप इसे पालिए मत, जब ही पालिए अगर आप संभाल सकते हैं तो। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। ये जिस मासूम को दिखाया उसे उस पर कुत्ता झपटा है। ये देखिए पार्क में मौजूद था वो बच्चा, और देखिए मैं आपको एरो के जरिए दिखा रहा हूं क्या स्थिति थी। सोचिए ये पिटबुल उस बच्चे पर कूद गया, उस पर झपट्टा मारा है, उसको काटा है, चेहरे पर बुरी तरह से काटा है, जिसके बाद 200 टाके लगे हैं। वहां एक शख्स पहुंचा जिसने इसे बचाया है। आइए लड़के की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मासूम की। ये है वो मासूम, ये मासूम, ये देख रहे हैं पूरे चेहरे पर बैंडेज लगा हुआ है मासूम के, यानी इतनी बुरी तरह से, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, मासूम को इतनी बुरी तरह से इस पिटबुल ने काटा है कि उसको यहां बैंडेज और स्टिचेस हुई हैं। अब आप समझिए कितना खतरनाक कुत्ता है कि जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इस बच्चे पर हमला किया, क्या हुआ। लेकिन तस्वीर दीजिए जरा इधर, ये आप देख रहे हैं, ये बच्चे पर हमला हुआ, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं
बच्चे को कुत्ते ने कैसे पकड़ लिया। और उसके बाद यहां बहुत देर तक कोशिश होती रही। एक शख्स वहां मौजूद था जो उसे छुड़ाने की कोशिश करता रहा। उस कुत्ते की तस्वीर दिखाइए जरा, पिटबुल कैसा होता है वो तस्वीर दिखाइए। कुत्ता कितना डेंजरस, कितना खतरनाक है, ये है पिटबुल। ये कई देशों में बैन है, कई मुल्कों ने इस पर बैन लगा रखा है। और सोचिए बैन लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये इतना खतरनाक है, किसी आम इंसान के काबू में आता नहीं है। इसके अंदर ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि जिस बच्चे ने पकड़ रखा था उसकी भी उम्र 15 साल थी, तो उससे किस तरह से ये बेल्ट छुड़ाकर भागा है और भागने के बाद इसने बच्चे पर हमला किया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, पहली तस्वीर जो स्टिचेस लगी हुई तस्वीर है कि 200 टाके मासूम के चेहरे पर लगाने पड़े डॉक्टर्स को। ये देखिए, ये टाके लगाए हैं बच्चे के चेहरे पर, 200 टाके हैं बच्चे का। फिलहाल इलाज जारी है, घर जरूर आ गया है लेकिन डरा हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए जिसमें बैंडेज लगी हुई है बच्चे के, वो तस्वीर दिखाइए। ये है बच्चा कुश जो कि गाजियाबाद में रहता है। आइए अब आपको दिखाते हैं हुआ क्या दरअसल, किस तरह से इस कुत्ते ने हमला किया बच्चे के ऊपर, ये आपको बताऊं। लेकिन आइए आपको सुनवाऊं, ग्राफिक्स प्ले करेंगे आप प्लीज। लेकिन आइए उससे पहले आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बच्चे के पिता और बच्चे के दादा क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। इतना ज़्यादा एग्रेसिव डॉग है तो इसको तो नॉर्मली इनको खुद को खतरा है। कितने डॉग लवर है, चलो ठीक है, देखो हमने उनसे ना तो कोई मांग तांग, हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमने तो फिर भी ये कहा अपने डॉग को हटाओ, तुम भी सेफ रहो। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी के साथ हो सकता है। आज हमारे आपके संबंध अच्छे हैं, शायद ऐसे कोई बंदे के हो जाए, उसके संबंध आपके अच्छे ना हो तो चीज़ें काफ़ी आगे तक बढ़ सकती हैं। तो उस चीज़ को बचाव के लिए डॉग को हटा दो, तो ना डॉग तो हटा दिया है, डॉग तो उसी दिन उन्होंने शाम को हटा दिया था। पर आगे की घटना है ना, अब कहाँ गया, कैसे गया, भाई आगे घटना कोई ना घटित हो और किसी के आस पड़ोस में हो तो उसको तुरंत सूचना दे, उसको तुरंत हटवाएं। आपका बच्चा, किसी का बच्चा भी हो सकता है इस मुकाम पे जो मेरे बच्चे के साथ हुआ। शाम को अचानक वो बच्चे खेलते हैं 6:30 6 बजे, तो वो अचानक वो किसी बच्चे से वो छूट गया। छूटने के बाद वो बच्चे पे हमला किया। हमला इतना ज़बरदस्त किया, पहले राइट हैंड किया, राइट हैंड गले पे किया, गले का राइट हैंड का कान का जो जहाँ बाली पहनते हैं ये नोच के ले गया। पिल्ले ने फिर लेफ्ट पे वो किया, वार किया तो उसके गाल पे किया, गाल को नोच लिया पूरा गाल को नोचने के बाद बच्चा जख्मी होगा। जैसे वो पार्क में आता था उसको हम कहते थे भैया इसको, ये पिटबुल कुत्ता है, इसको यहाँ पार्क में घुमाने लायक नहीं है। ये करीब 6 बजे की बात है जब पिटबुल एक लड़की लेकर आई थी पार्क के अंदर, और उस कुत्ते ने एक दफ़ा पहले भी वो हमला कर चुका था। उसने फिर दोबारा हमला किया था। पहले हमले में उसका राइट साइड में बच्चे का जो कि कुछ है उसका ये आधा लोग खा चुका था, वो मतलब आधा यहाँ बाइट कर चुका था। सेकंड टाइम जब उसने हमला किया तब मैं पार्क के अंदर मैंने एंट्री की और इत्तेफाक था वो भी, वरना मैं जिम जा रहा था, पता नहीं कैसे मैं पार्क के अंदर आ गया और देखा तो सामने वो वारदात हो रही थी। वो कुत्ता बच्चे के ऊपर था और वो बार बार गले की तरफ वार कर रहा था, इतना अग्रेशन में था कि वो कुछ बड़ा काम करना चाह रहा था। जैसे कि फिर बच्चों को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस वक्त, खुद को देखते हुए तो नहीं देखना था। जहाँ हमला करता और जितने भी लोग तो सब भाग चुके थे यहाँ से पार्क से। मैं गया, जो मेरे उस वक्त मुझ पर हो सका, क्योंकि मेरे पास कोई भी चीज़ थी नहीं जिससे मैं उसे मारूँ या कुछ करूँ, तो मैंने हाय हुल्ला करा, चिल्लाया, लात मारने की कोशिश करी, बच्चे को कुत्ते से दूर रखने की कोशिश करी। एक समय ऐसा आया कि वो दोबारा वो हमला करने वाला था। वो वक्त मुझे ऐसा मिला, मैंने बच्चे को पकड़ के खींचा, उसको खड़ा करा और उस बच्चे और कुत्ते के बीच में दूरी करी और उसको लेके भागा और बच्चे का ब्लड रोका, फिर उसे डॉक्टर के लेके गया। और आइए आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या है, इस पूरी घटना को कैसे पिटबुल ने अंजाम दिया। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये घटना गाजियाबाद के संजय नगर की है। दरअसल हुआ ये कि 11 साल का कुश पार्क में खेलने गया था और 15 साल की एक बच्ची कुत्ते को वहां घुमा रही थी। बच्ची खतरनाक पिटबुल कुत्ते को पकड़े हुए थी। उसकी उम्र सोचिए सिर्फ 15 साल थी और इतना खतरनाक कुत्ता। मालिक की पहली गलती ये कि उसने 15 साल की बच्ची के हाथ में ये खतरनाक कुत्ता क्यों दिया। इस मामले में मालिक को सजा होनी चाहिए। बच्ची पिटबुल को संभाल नहीं पाई और कुत्ता बेल्ट छुड़ाकर इस मासूम की तरफ झपटा। कुत्ते ने बच्चे को नोचना शुरू कर दिया उसके बाद, और पिटबुल ने मासूम का कान बुरी तरह से नोच डाला। इतना ही नहीं, बच्चे के गाल पर भी हमला शुरू कर दिया पिटबुल ने। इसी दौरान उबैद पार्क के पास घूम रहा था जिसने बच्चे को बचाया। उबैद ने पिटबुल को हमला करते हुए देखा और उसके बाद वो फौरन
बच्चे को बचाने पहुंच गया पिटबुल से। सुनिए जरा पुलिस क्या कुछ कह रही इसमें। ललित त्यागी नाम के व्यक्ति अपने कुत्ते पिटबुल को संजय नगर पार्क में टहला रहे थे, जहां पर उनके द्वारा बहुत ही लापरवाही से उस कुत्ते को अचानक से छोड़ दिया गया और उस कुत्ते ने एक 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जिसमें उस बच्चे को गंभीर चोटें आ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज मधुबन बापूधाम थाने में बच्चे के बाबा टीकाराम त्यागी द्वारा इस संबंध में तहरीर दी गई और उसका संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नगर निगम द्वारा ललित त्यागी पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। और आइए अब आपको बताता हूं कि इसके लिए बाकायदा कानून है, मालिक को सजा भी हुई है, ऐसी भी नजीर सामने है। इसलिए बेशक जानवर पालिए, लेकिन जिम्मेदारी भी मालिक की तय होनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। क्यों? देखिए जरा कानून क्या कहता है ये मैं बताता हूं आपको। कुत्ते ने अगर काटा तो मालिक पर कार्रवाई संभव है। रस्सी को ढीला छोड़ना भी कानून तोड़ने जैसा है। दोष साबित हुआ तो जेल तक की भी सजा हो चुकी है। ऐसे मामलों में आपको बताऊं बाकायदा धारा 289 लगती है, आईपीसी की धारा 289। धारा 289 के तहत 6 महीने तक की जेल हो सकती है मालिक को। कुछ मामलों में धारा 324 भी लग सकती है। आईपीसी की 324 क्या है? इसका मतलब है खतरनाक चीजों से हमला। वो मींस जिससे हमला हुआ हो, किसी को नुकसान पहुंचा हो। खतरनाक कुत्तों का हमला भी वो माध्यम हो सकता है, इसलिए आईपीसी की 324 लगती है। धारा 324 के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और उज्जैन कोर्ट ने ऐसे एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई हुई है। 2013 में 5 साल के मासूम पर कुत्ते ने दरअसल हमला कर दिया था और पड़ोसी ने विवाद के चलते कुत्ता छोड़ दिया था। उसके बाद कुत्ते के हमले से बच्चे के पैर में गहरे जख्म आ गए थे और बच्चे के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। उसके बाद धारा 289 और धारा 324 के तहत मुकदमे भी चले हैं। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी कुत्ते के मालिक को। तो इस तरह की नजीर पेश करने की जरूरत है, क्योंकि अगर जानवर को पालना जरूरी है तो इंसान का भी सुरक्षित रहना उतना ही जरूरी है। राइट टू लिव, जीने का अधिकार भी उसको है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। डॉग को लिफ्ट में नहीं जाने दूंगी, इस तरह की लड़ाई हुई है सोसाइटीज में आज तक। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको और दिखाइए क्या लड़ाई। लिफ्ट पकड़ के खड़ी है, किसी को नहीं जाने दे रही है। आई डोंट नो विच नंबर शी इज बिलोंग टू, बट ये लिफ्ट ब्लॉक करके खड़े हैं और नहीं जाने दे रही है। किसी को भी ये जाने नहीं दे रही है लिफ्ट के अंदर। इनका डॉग स्टेपनी भी नहीं है और ये मैडम पता नहीं कौन से नंबर में रहती है, किसी को जाने नहीं दे रही है। लिफ्ट ब्लॉक करके रखा हुआ है इन्होंने। आई डोंट नो किस नंबर से बिलोंग करती है। डर्टी डॉग। तो सिर्फ ये एक नहीं है, देश में बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कुत्ते पालने का शौक है। बेशक पालना चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मुंबई की। ये देखिए, जोमेटो वाला आया, जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, लिफ्ट से बाहर निकला, ये देखिए कुत्ता झपट पड़ा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, इस तस्वीर को फुल स्क्रीन लीजिए। ये आया था डिलीवरी बॉय कुछ डिलीवरी करने, ये देखिए लिफ्ट खुली और वो ये देख रहे हैं आप, ये वो बाहर निकला जैसे ही और कुत्ता झपट पड़ा उसके ऊपर और कुत्ते ने बुरी तरह से उसको काट लिया। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। उसकी क्या गलती है? आखिर क्यों नहीं बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं कि कुत्ता किसी को काट ना सके, उसके मुंह पर आप लगा सकते हैं, लेकिन ये मालिक की सरासर लापरवाही है। ऐसे मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये पिछले दिनों तस्वीर आई थी सामने, जब एक महिला खड़ी थी, बच्चे को इस कुत्ते ने काट लिया था। पिछले 3-4 दिन में आप देखिए तो इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं जो डराने वाली हैं। ये देखिए, बच्चे को कुत्ते ने काट लिया और महिला देखती रही। अगली तस्वीर दिखाइए। एक और तस्वीर ऐसी ये आई थी कि ये देखिए लिफ्ट के अंदर मौजूद है और ये देखिए ये कुत्ते ने काट लिया और वो शख्स गिर गया डर के मारे। पहले ही आदमी डरा घबराया और कुत्ते के झपटने के बाद फिर ये हो जाता है। सीधे तौर पर पालने वाले की जिम्मेदारी है कि आप दूसरे को भी सुरक्षित महसूस कराएं। तो आपको बताऊं, गुरुग्राम के सिविल लाइंस में पिटबुल का हमला हुआ और ड्यूटी पर जा रही महिला पर पिटबुल ने अटैक किया था। पिटबुल के हमले से महिला लहूलुहान हो गई थी
और महिला को गुरुग्राम से दिल्ली रेफर कर दिया गया था। उसके बाद कई दिन इलाज के बाद महिला ठीक हो गई थी। आइए अब आपको बताऊं, पिटबुल को कुछ दिन नगर निगम शेल्टर भेज दिया गया था। कुत्ता कितना खतरनाक है ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको पिलर ग्राफिक्स के जरिए। क्यों हमला करते हैं ये पिटबुल, ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं इनके हमले के पीछे वजह क्या होती है। दुनिया के सबसे खूंखार कुत्तों में से एक होते हैं ये पिटबुल, ये आप देख रहे हैं, दुनिया के सबसे खूंखार कुत्तों में से एक है। मूव कीजिए इसे। पिटबुल डॉगी ये काफी गुस्सैल होते हैं, इन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इसी वजह से ये काफी आक्रामक भी होते हैं। काफी समय बंधे रहने से ये चिड़चिड़े हो जाते हैं और कभी कभी घर की घंटी तक इसे चिढ़ाती है, इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं। किसी भी शख्स पर यह हमला कर सकता है पिटबुल, और पिटबुल अपने मालिक तक को नहीं बख्शता है। मालिक पर ही हमला करने के कई मामले इसके खिलाफ हैं। दुनिया के कई देशों में इस कुत्ते को बैन किया जा चुका है। डॉग लवर्स को पिटबुल पालने की इजाजत नहीं है। इंग्लैंड में कोई भी पिटबुल डॉगी पाल नहीं सकता है। न्यूजीलैंड, बेल्जियम, फ्रांस में भी पाबंदी है इसके ऊपर। डेनमार्क, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे में भी इस पर बैन है। कुल 30 देशों में पिटबुल नहीं पाला जा सकता है। कुछ देशों में नियमों के साथ पालने की छूट है। पिटबुल से मौत के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में हैं और भारत में भी पिटबुल पर बैन लगाया जा सकता है। ये डराने वाली तस्वीरें थी। तो उम्मीद है इस पर सरकार को जागकर कुछ एक्शन लेना होगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। भारत का भाई लेकिन पाकिस्तान की कुटाई। अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं। कल मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, ये जो कुर्सियां चली थी जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मैच हुआ तो कुर्सियां चली। अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तानियों को पीटा था, ये तस्वीर आपने देखी थी। अगली तस्वीर दिखाइए। ये पिटाई जमकर हुई, एक दूसरे पर घूसे लात चले थे। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मोहब्बत आप देख रहे हैं, लेकिन अभी आप भारत और अफगानिस्तान की मोहब्बत आपको दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं घूसे चले। अगली तस्वीर दिखाइए। जमकर दोनों देशों का प्यार दिखाई दिया मैदान के अंदर। ये आप देख रहे हैं एक दूसरे की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस लड़ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं मैच के बाद की तस्वीरें। अगली तस्वीर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तान अफगानिस्तान देख लिया, ये है अफगानिस्तान और भारत के क्रिकेट फैंस। ये जुदा तस्वीर है। पाकिस्तान अफगानिस्तानी लड़ रहे हैं और अफगानिस्तान और भारत एक साथ मौजूद है, एक साथ गले मिल रहे हैं क्रिकेट फैंस दोनों देशों के। ये जुदा तस्वीर है जो ये बताती है कि पाकिस्तान की साजिशें हैं जिसकी वजह से दोनों मुल्कों में लड़ाई है। लेकिन देखिए, भारत जो सही है उसके साथ आज अफगानिस्तान खड़ा है। सवाल यह है कि भारत और अफगानिस्तान का याराना आखिर क्यों है? पाकिस्तान से तो लड़ाई है, भारत से याराना इसलिए है कि क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान की मदद की है। ये जो खिलाड़ी अफगानिस्तान के, इन्हें सिखाया भी भारत ने। गृह युद्ध के दौरान खिलाड़ियों के पास मैदान तक नहीं था, यह हाल था। अफगानिस्तान की टीम भारत में आकर प्रैक्टिस करती थी। उस दौरान लखनऊ का इकाना स्टेडियम था इन अफगानिस्तानी खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट का मैदान। देहरादून में भी अफगान की टीम प्रैक्टिस करती थी उस दौरान। साथ ही साथ अफगान ने पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ खेला था। क्रिकेट के अलावा भारत ने अन्य मानवीय मदद भी अफगानिस्तान की है। कोरोना काल में भारत ने अफगान की मदद की, आपको बताऊं। साथ ही साथ भारत ने कोवैक्सीन की 5 लाख खुराक भी भेजी थी। 13 टन जीवन रक्षक दवाएं भी अफगानिस्तान भेजी गई थी। अफगानिस्तान खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था उस दरमियान, और फरवरी से भारत ने 50,000 टन गेहूं भेजा है अफगानिस्तान में। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए कपड़े भी भारत से भेजे गए थे अफगानिस्तान में। ये सारी वजहें, इसलिए अफगानिस्तान को पता है कौन दोस्त है सच्चा और कौन दुश्मन है, पीठ में छुरा घोंपता है। आपको दिखाता हूं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अशरफ गनी, उन्होंने देखिए ट्वीट किया था। 2018 का ट्वीट है। उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान राज नहीं आया था तब, और उस वक्त राष्ट्रपति ने अफगान क्रिकेटर्स की मदद के लिए भारतीय प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया था। ये वो ट्वीट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में अफगानिस्तान का जिक्र किया था। जरा सुनिए। कुछ दिन पहले बेंगलुरु में एक ऐतिहासिक क्रिकेट मैच हुआ। यह अफगानिस्तान का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था और यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि अफगानिस्तान का यह ऐतिहासिक मैच भारत के साथ था।
और मुझे याद है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति श्रीमान अशरफ गनी ने मुझे टैग कर अपने ट्विटर पर लिखा था, मैं हमारे भारतीय मित्रों का भी आभारी हूं जिन्होंने हमारे खिलाड़ियों को अपना कौशल दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। तो ये वजह है कि भारत ने दरअसल प्लेटफॉर्म प्रदान किया जिसके बाद अफगानिस्तान के क्रिकेट कुछ सीख सके। आइए अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुश्मन क्यों हो गए एक दूसरे के, कि क्रिकेट के मैदान के अंदर और बाहर भी लड़ रहे हैं। इसके पीछे नियत है सबसे बड़ी चीज। पाक अफगान दोस्त से दुश्मन बन चुके हैं। सबसे बड़ी चीज ये, दोनों मुल्क क्रिकेट से सीमा तक भिड़ रहे हैं। लड़ाई हर जगह हो रही है। पाक ने तालिबानी सरकार का समर्थन किया था और पाक ने तालिबान को मान्यता देने की मुहिम चलाई बाकायदा, और तालिबान के बहाने पाक अपनी साख बचा रहा था। उस दौरान भारत को अफगानिस्तान से दूर करना चाहता था, लेकिन पाक की यह साजिश ज्यादा दिन चल नहीं पाई। अफगानिस्तान में लोग समझ गए दोनों देश आतंकी हमले और सीमा विवाद में उलझ गए हैं। पाक चाहता था कि तालिबान डूरंड रेखा को माने, लेकिन तालिबान पाक की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। और जो अफगानिस्तान की आवाम है वो भी बखूबी समझती है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी और उनकी आर्मी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, ये हमारे असली दुश्मन हैं। पाक ने कई बार सीमा पर बाड़ लगाने की भी कोशिश की है, लेकिन तालिबान सरकार ने बाड़ को उखाड़ फेंका है। और ये सारी वजह है अफगानिस्तान में हाल में कई धमाके भी हुए हैं और हमले के लिए तालिबान पाक को जिम्मेदार मानता है। पाक पर अमेरिकी ड्रोन को रास्ता देने का भी आरोप है। टीटीपी भी पाक के कई शहरों में धमाके करता है। यह वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस आपस में लड़ गए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।